नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर इस्तक़बाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादातर मंटो के मज़ामीन सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका मज़मून बातें। आइए सुनते हैं बातें। बम्बई आया था कि चंद पुराने दोस्तों के साथ गुजारूंगा और अपने थके हुए दिमाग को कुछ आराम पहुंचाऊंगा, मगर यहाँ पहुंचते ही वो झटके लगे कि रातों की नींद तक हराम हो गई। सियासियत से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लीडरों और दवा फरोशों को मैं एक ही कमरे में शुमार करता हूँ। लीडरी और दवा फरोशी ये दोनों पेशे हैं। दवा फरोश और लीडर दोनों दूसरों के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। खैर, कहना यह है कि सियासियत से मुझे इतनी दिलचस्पी है खैर कहना यह है कि सियासियत से मुझे उतनी ही दिलचस्पी है जितनी गांधी जी को सिनेमा से। गांधी जी सिनेमा नहीं देखते, मैं अखबार नहीं पढ़ता। असल में हम दोनों गलती करते हैं। गांधी जी को फिल्म ज़रूर देखना चाहिए और मुझे अखबार ज़रूर पढ़ने चाहिए। खैर साहब, बम्बई पहुंचा। वही बाजार थे, वही गलियां थीं जिनके पत्थरों पर 5 बरस मेरे नक्शे कदम बिखरते रहे थे। वही बम्बई थी जहां मैं 2 हिंदू मुस्लिम फसाद देख चुका था। वही खूबसूरत शहर था जिसके अंदर मैंने कई बेगुनाह मुसलमानों और हिंदुओं के खून के छींटे उड़ते देखे थे। वही जगह थी जहां कांग्रेस ने इम्तनाए शराब का कानून पास करके उन हज़ारा मजदूरों को बेकार कर दिया था जो ताड़ी निकालते थे। वही मुकाम था जहां मैंने कई धोबियों को जो 12-12 घंटे पानी में खड़े रहते थे, रात को अपने जिस्म में गर्मी पैदा करने के लिए जहरीली स्प्रिट पीते देखा था। वही उरूसुल बलाद थी जिसे घूंघट का एक हिस्सा हरीरी है और दूसरा मोटे और खुरदरे टाट का। वही बम्बई था जहां ऊंची ऊंची इमारत के कदमों में फुटपाथ पर हज़ारा मखलूक रात को सोती है। मैंने बस में सवार होते हुए एक औरत को देखा, फिर देखा, अब के गौर से देखा। हकीकत मेरे सामने थी। उन काले हलकों की सूरत में जो उस लड़की की शरबती आंखों के नीचे पड़े थे। मैंने उससे नाम पूछा। नाम नहीं बताऊंगा। ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उस लड़की को दिल्ली में देखा था, मुगलों की दिल्ली में, जिन्हें मकबरे बनाने का बहुत शौक था। कितनी भोली भाली थी। सिर्फ 10 महीने पहले वो किस कदर मासूम थी। मैं उससे डर के मारे बात तक ना करता था। मैं उसको देखता था तो मुझ पर रोब सा तारी हो जाता। पर अब मैंने उसे देखा तो मुझे उसके ऊपर अपने दरमियान कोई चीज़ हायल महसूस न हुई। उसकी आंखों में एक धुंधली सी चमक पैदा हुई। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वो दिया जो कभी मंदिर में जलता था, अब देर से किसी वैश्या के घर में जल रहा है। देर से, बहुत देर से। ये बम्बई कितनी लड़कियों को औरतों में तब्दील कर चुका है। इस्मत की हिफाजत ज़रूरी है, मगर पेट की भूख मिटाना भी ज़रूरी है। यहाँ बम्बई में आकर मालूम होता है कि औरत को भूख भी लगती है। 2 हिंदू मुस्लिम फसाद शहर में देख चुका। बिनाए फसाद वही थी, पुरानी। मंदिर और मस्जिद, गाय और सूअर। मंदिर और मस्जिद ईंटों का ढेर, गाय और सूअर गोश्त का ढेर। पर इस दफ़ा एक नया फसाद देखने में आया। हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं, मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, गाय और सूअर का कजिया नहीं। एक नए किस्म का हुल्लड़, एक नए किस्म का तूफान जो बम्बई में करीबन 6 रोज़ मचा रहा। एक रोज़ टेलीफोन पर किसी साहब ने मुझे बताया कि रात में कांग्रेस के तमाम लीडर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, गांधी समेत जो कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं। मैंने कहा, अच्छा भाई, गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो ठीक है। ये लोग गिरफ्तार और रिहा होते ही रहते हैं। मुझे कोई अचंभा ना हुआ। थोड़ी देर के बाद फिर एक दोस्त ने रिंग किया तो मालूम हुआ कि शहर भर में हुल्लड़ मच गया है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, गोली चलाई है, फौज बुलाई है, बाजारों में टैंक चल रहे हैं। 2-3 रोज से मैं घर से बाहर नहीं निकल सका। अखबार पढ़ता रहा और लोगों से भांत भांत की खबरें सुनता रहा। मुस्लिम लीग मस्जिद है, कांग्रेस मंदिर है, लोगों का यही ख्याल है। अखबार भी यही कहते हैं।
कांग्रेस स्वराज चाहती है, मुस्लिम लीग भी, लेकिन दोनों के रास्ते जुदा जुदा हैं। दोनों मिलजुल कर काम नहीं करते, इसलिए कि मंदिर और मस्जिद साख के एतबार से कोई मुताबिकत नहीं रखते। मेरा ख्याल था कि जो फसाद हो रहा है उसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से बरसरे पेकार हो जाएंगे और उन दोनों के खून का मिलाप जो मंदिरों और मस्जिदों में नहीं होता, मोरियों और बदरुओं में होगा। मगर ताज्जुब हुआ जब मेरा यह ख्याल बिल्कुल गलत साबित हुआ। माहिम की तरफ एक लंबी सड़क जाती है। सड़क के आखिरी सिरे पर मुसलमानों की मशहूर खानकाह है। मुसलमान मुर्दा परस्त मशहूर हैं। जब बलवा शुरू हुआ और शहर के उस हिस्से तक पहुंच गया, लड़कों और बच्चों ने फुटपाथों के दरख्त उखेड़ कर बाजार में रखने शुरू किए तो एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। चंद हिंदू लड़के लोहे का एक जंगला घसीट कर उस तरफ ले जाने लगे जिधर खानकाह है। चंद मुसलमान आगे बढ़े। उनमें से एक ने बड़ी आहिस्तगी से उन लड़कों से कहा, देखो भाई, इधर मत आओ, यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है। सड़क पर एक लकीर खींच दी गई। चुनांचे बलवा पसंद लड़के चुपचाप उस जंगले को उठाकर दूसरी तरफ ले गए। कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ फिर किसी काफिर ने रुख न किया। भिंडी बाजार मुसलमानों का एक इलाका है, वहाँ कोई शोरिश न हुई। वो मुसलमान जो हिंदू मुस्लिम फसाद में सबसे पेश होते हैं, अब होटलों में चाय की प्यालियाँ सामने रखकर फसाद की बातें करते थे और ठंडी सांसें भरते थे। मैंने एक मुसलमान को अपने दोस्त से कहते सुना, हमारे जिनाह साहब देखिए हमें कब ऑर्डर देते हैं। उसी बलवे का एक लतीफ़ा सुनिए। एक सड़क पर एक अंग्रेज़ अपनी मोटर पर जा रहा था। चंद आदमियों ने उसकी मोटर रोक ली। अंग्रेज़ बहुत घबराया कि ना मालूम ये सरफिरे लोग उसके साथ किस उनका वैश्याना सलूक करेंगे। मगर उसको हैरत हुई कि जब एक आदमी ने उसे कहा, देखो अपने शोफर को पीछे बिठाओ और ख़ुद अपनी मोटर को ड्राइव करो, तुम नौकर बनो, उसको आका बनाओ। अंग्रेज़ चुपके से अगली सीट पर चला गया। उसका शोफर बौखलाया हुआ पिछली सीट पर बैठ गया। बलवा पसंद लड़के इतनी सी बात से खुश हो गए। अंग्रेज़ की जान में जान आई कि चलो सस्ते छूट गए। एक जगह मुंबई के एक उर्दू अखबार के एडिटर साहब पैदल चल रहे थे। बिल वसूल करने की खातिर उन्होंने सूट वूट पहन रखा था, हैट भी लगी हुई थी, टाई भी मौजूद थी। चंद फसादियों ने रोक कर कहा, यह हैट और टाई उतार कर हमारे हवाले कर दो। एडिटर साहब ने डर के मारे ये दोनों चीज़ें उनके हवाले कर दी, जो फ़ौरन दहकते हुए अलाव में झोंक दी गई। उसके बाद एक ने एडिटर साहब का सूट देखकर कहा, यह भी तो अंग्रेज़ी है, इसे क्या नहीं उतरवाना चाहिए। एडिटर साहब सटपटाए कि अब क्या होगा। चुनांचे उन्होंने बड़ी लजाजत के साथ उन लोगों से कहा, देखो मेरे पास सिर्फ यही एक सूट है जिसे पहनकर मैं फिल्म कंपनियों में जाता हूँ और मालिकों से मिलकर इश्तिहार वसूल करता हूँ। तुम इसे जला दोगे तो मैं तबाह हो जाऊँगा, मेरा सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा आबाद है। हर रंग के क्रिश्चियन, स्याफाम क्रिश्चियनों से लेकर गोरे चिट्टे तक आपको तमाम शेड में मिल जाएंगे। जामुनी रंग के क्रिश्चियन भी मैंने यहाँ देखे हैं जो ख़ुद को हिंदुस्तान की फातेह कौम यानी अंग्रेज़ों में शुमार करते हैं। उस बलवे में उन लोगों का मैंने बुरा हाल देखा। पतलून में मर्दों और स्कर्ट्स में औरतों की पतली टांगें कांपती थी। जब फसाद की खबरें आती थीं, डर के मारे मर्दों ने हाथ लगाने छोड़ दिए, टाइयाँ गले से अलग कर दी, औरतों ने स्कर्ट्स और फ्रॉक पहनने छोड़ दिया और साड़ियाँ पहनना शुरू कर दी। हिंदू मुस्लिम फसाद के दिनों में हम लोग जब बाहर किसी काम से निकलते थे तो अपने साथ दो टोपियाँ रखते थे, एक हिंदू कैप और दूसरी रूमी टोपी। जब मुसलमानों के मोहल्ले से गुजरते तो रूमी टोपी पहन लेते और जब हिंदुओं के मोहल्ले में जाते थे तो हिंदू कैप लगा लेते थे। इस फसाद में हम लोगों ने गांधी कैप खरीदी। ये हम जेब में रख लेते, जहाँ कहीं ज़रूरत महसूस होती झट से पहन लेते। पहले मज़हब सीनों में होता था, आजकल टोपियों में होता है। सियासत भी अब टोपियों में चली आई है। जिंदाबाद टोपियाँ। मेरे सामने दीवार पर एक क्लॉक आवेज़ा है, अभी अभी उसने 12 बजाए हैं। इसका मतलब यह है कि 4 बजे हैं।
जब 4 का वक्त होगा तो ये 12 बजाएगा। इसमें कोई ख़राबी वाक़ई होगी। अब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे इस क्लॉक में और हमारे अवाम की मौजूदा हालत में सदगुना मुमासलत में नज़र आती है। क्लॉक की तरह उनके कलपुर्जों में भी कोई ख़राबी है। यूँ तो क्लॉक की सुइयों की तरह वो अपना काम ठीक करते हैं, लेकिन उनके फ़ेल और उसके ज़ाहिरी नतीजे में बहुत तज़ाद होता है। बिल्कुल उसी क्लॉक के मानिंद जो 12 के अमल पर 4 दफ़ा टन टन करता है और 4 बजने पर 12 दफ़ा टन टन करता है। तो ये था मज़मून बातें।